नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजनों के विषय में पढ़ा। स्वर व्यंजन आपने पढ़े, उनका उच्चारण, ये सब कुछ जाना। इसके बाद में कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। आइए, ऐसी कौन सी आवश्यक बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना जरूरी है, तो ध्यान रखें। सबसे पहली बार हमें समझना होगा स्वर क्या हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर, ठीक है, हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर हम गौर से समझते हैं। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती या किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र रूप से इसे बोल सकते हैं। ठीक है, बात करूं मैं इनके उदाहरण की, तो स्वर के उदाहरण हैं जैसे अ, आ, ई, उ आदि। ठीक है, ये स्वर के उदाहरण हैं जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ आदि, ये सभी स्वर हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन, तो व्यंजन किसे कहते हैं यह जान लेना जरूरी है। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, उन्हें व्यंजन, ठीक है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है,
बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं महसूस होती, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजन के एग्जाम्पल की मैं बात करूं, देखिए व्यंजन जो है ये अपने मूल रूप में जब होते हैं ये हल युक्त होते हैं। ठीक है, बाद में इनमें स्वर मिलते हैं और स्वर मिलने पर इनका रूप बदलता है। ठीक है, तो व्यंजन जो है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देखें तो क, च, न, स, ह, ये सारे जो हैं ये व्यंजन हैं। क, च, न, स, है, ये सारे क्या हैं? ये सारे व्यंजन हैं आदि। ठीक है, अभी अभी मैं आपको बता रहा था व्यंजन अपने मूल रूप में हल चिन्ह युक्त होते हैं। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, व्यंजन अपने मूल रूप में हल चिन्ह युक्त। ठीक है, ये हल चिन्ह युक्त होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये व्यंजन जो होते हैं जब ये अपने मूल रूप में होते हैं तो इनमें हल चिन्ह लगा होता है, ये हल चिन्ह से युक्त होते हैं। जैसे यहां हम लेते हैं, जैसे क, च, न, स, है, ये सारे हमारे पास व्यंजन हैं और ये सारे जो व्यंजन हैं इनमें नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? हल चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, चूंकि संस्कृत में स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं, स्वर को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? अच कहेंगे। ठीक है, संस्कृत में स्वर को क्या कहेंगे? अच, और व्यंजन को क्या कहेंगे? हल। ठीक है, तो ये जो व्यंजन होते हैं मूल रूप में हल चिन्ह से युक्त होते हैं, बाद में इनमें स्वर मिलाए जाते हैं और स्वर मिलाने पर इनका रूप जो है वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो व्यंजन अपने मूल रूप में हल चिन्ह से युक्त होते हैं। ठीक है, और इनमें स्वर मिला देने पर इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये जो व्यंजन हैं अपने मूल रूप में जब ये होते हैं ये हल चिन्ह से युक्त होते हैं। जैसा आपने अभी अभी देखा, ये क, इसके नीचे यह हल चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, यहां इनमें स्वर मिला हुआ है, ये क, च, न, स है, इन सब में स्वर मिला हुआ है अ, तब जाकर ये पूर्ण रूप में आते हैं। ठीक है, और यहां पर ये क, च, न, स है जो हैं इनमें स्वर मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब व्यंजन में स्वर मिला हुआ नहीं होता है तब उसे हम लिख तो सकते हैं लेकिन उसे हम उच्चारित नहीं कर सकते। मूल स्वर में जब ये व्यंजन होते हैं
हल युक्त जब होते हैं तब इनको लिखा तो जा सकता है, लेकिन इनको बोलना, इनका उच्चारण करना संभव नहीं है। इनका उच्चारण तभी हो सकता है जब इनमें स्वर मिले हुए हों, ठीक है। और इनमें स्वर मिला देने पर इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे इनका रूप परिवर्तित कैसे होगा यह हमें देखना है, ठीक है। तो माना कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहां क धन अ क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क धन आ तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। इसी प्रकार से क धन ए क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हमने ये जो व्यंजन का मूल रूप है, क एक व्यंजन है और यह हल युक्त है, तात्पर्य यह अपने मूल रूप में है। इसके मूल रूप में जब हमने स्वर मिलाया तो इसका रूप परिवर्तित हो गया। यहां यह हल युक्त है, ठीक है। हमने ए इसमें मिलाया तो यहां से हल चन जो था वो हट गया, रूप परिवर्तित हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहां हल युक्त, हमने हल युक्त क धन आ किया तो का हो गया, यहां के हो गया। इस प्रकार से जो व्यंजन है, हल युक्त व्यंजन है, उनमें स्वर मिला देने पर उनका रूप जो है वह परिवर्तित हो जाता है। और एक खास बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई, देखिए ये जो व्यंजन मूल रूप में होते हैं इन्हें लिखना तो आसान है, इन्हें लिख तो सकते हैं, लेकिन इन्हें बोल नहीं सकते, इनका उच्चारण असंभव है, ठीक है। हल युक्त व्यंजन को लिखा तो जा सकता है, लेकिन बोला नहीं जा सकता, ठीक है। हलयुक्त जो व्यंजन है उसे हम लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, उसका उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। और एक बात और, ये जो हमारे स्वर हैं इन स्वरों में अ स्वर जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। अ स्वर जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी स्वर जो है उनकी मात्राएं होती हैं, ठीक है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। जब हम इन हल युक्त व्यंजनों को उच्चारण करेंगे इनका, तो साथ में अ की ध्वनि आती है, तो ए जो है मूल रूप में मिल जाता है और मिल करके यह व्यंजन रूप बनाता है। जैसे यहां हमने देखा क धन अ, तो इसको बोलना संभव नहीं है, ये अ मिलता है तो यह बोलता है क क। तो क जो है इसमें पीछे आपने देखा होगा अ जो है ध्वनि निकलकर सामने आती है, तो अ जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, बल्कि और जो स्वर हैं अ के अलावा उन सब की मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी अन्य स्वरों की मात्राएं होती हैं, ठीक है।
अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी अन्य जो स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, ध्यान रखने वाली जो बातें हैं मैंने आपको बताई, आशा करता हूं समझ आया होगा। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए, पहला अभ्यास प्रश्न जो है उसे हम हल करते हैं। तो आइए पहला अभ्यास प्रश्न हल करें। एक बार फिर मैं आपको दोहराता हूं, स्वर किसे कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, जिन वर्णों को बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जाता है, ठीक है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर जो हैं उन्हें बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं हमारा पहला अभ्यास प्रश्न। तो देखिए, अभ्यास प्रश्न में हमें निर्देश दिए गए हैं, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। उचित विकल्प पर, ठीक है, सही का निशान चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह हमसे कहता है, संस्कृत वर्णमाला में स्वर होते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? संस्कृत वर्णमाला में स्वर होते हैं। तो क संस्कृत वर्णमाला में स्वर होते हैं। विद्यार्थियों, जैसा आपने अध्याय में पढ़ा, संस्कृत वर्णमाला में स्वर जो हैं, स्वरों की संख्या कितनी है? हमारे पास ऑप्शन है 33, 2, 13। हमारे पास ऑप्शन क्या है? नंबर 1 पर 33, ठीक है, और नंबर 2 पर हमें ऑप्शन दिया गया है 2, और नंबर 3 पर हमें ऑप्शन दिया गया है 13। तो बताइए, हिंदी वर्णमाला जो है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला जो है उसमें स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं कितने? 13 स्वर। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? 13। अब यदि मैं बात करूं ख प्रश्न की, तो हमारा ख प्रश्न है वह कहता है, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। तो यहां देखिए, हमें ऑप्शन दिए जाएंगे पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर। हमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 41, 33 और 52। ठीक है, तो 41, 33 और 52। 41, 33 और 52। तो देखिए, जैसा आपने अध्याय में पढ़ा, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। तो
तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपने पढ़ा 33। कितनी है? 33। तो 33 पर हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, तो संस्कृत वर्णमाला में 41, 33 और 52। तो यहां सही विकल्प क्या है? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। अगला हमारा ग प्रश्न है, वह है संस्कृत भाषा में स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? संस्कृत भाषा में स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। ग, संस्कृत भाषा में स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो यहां हमें ऑप्शन दिए होंगे ठीक है, और नंबर 3 पर संस्कृत भाषा में स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है अच, हल और व्यंजन। ऑप्शन क्या है? अच, हल और व्यंजन। तो संस्कृत भाषा में स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? अच नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अच नाम से जाना जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, गदा शब्द में किस स्वर की मात्रा है? गदा शब्द में किस स्वर की मात्रा है? और हमारे पास ऑप्शन है अ, उ, आ। तो आइए देखते हैं। गदा शब्द में किस स्वर की मात्रा है? ठीक है। ए, ठीक है, उ और आ। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? अ, उ और आ। तो देखिए गदा, गदा में किसकी मात्रा है? अ की, उ की, आ की। तो गदा, गदा में आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आइए अब हम अगला अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। उचित मिलान कीजिए। तो यहां हमें मिलान करना है। आ से शुरू होने वाला शब्द तो आम्रम, आम। ठीक है। ए से शुरू होने वाला एड़ है, हिरण। ठीक है। ग से शुरू होने वाला गदा। ठीक है। मै से शुरू होने वाला मयूर है, और है से शुरू होने वाला हलम। ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 3, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए। तो देखिए इला, इला जो है इसकी हिंदी होती है पृथ्वी। उजटम, उजटम की हिंदी होती है झोपड़ी। क्या होगी? झोपड़ी। औका, जिसका मतलब होता है घर। वस्त्रा, जिसका मतलब होता है धौंकनी। क्या अर्थ होगा? धौंकनी। वटह, अर्थ है बरगद। ससकह, इसका तात्पर्य है खरगोश। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। किसे? उत्तर लिखेंगे हम, ध्वनि के
लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है वह वर्णमाला है। ठीक है, क्या होगा? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग स्वर किन्हें कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, ठीक है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में, ठीक है, किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती। ठीक है, सहायता लेनी नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब यहां ये कहता है उदाहरण लिखिए, तो हमें स्वर का उदाहरण लिखना है। तो देखिए, स्वर का उदाहरण, स्वर के उदाहरण हैं जैसे, क्या हो जाएगा? जैसे अ, ठीक है, आ, ई, उ, आदि। ये जो सारे वर्ण हैं ये क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन अपने मूल रूप में कैसे होते हैं। तो व्यंजन अपने मूल रूप में हल चिन्ह युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? हल चिन्ह युक्त। व्यंजन अपने मूल रूप में हल चिन्ह, ठीक है, हल चिन्ह, और हल चिन्ह ऐसा होता है, हल चिन्ह युक्त होते हैं। ठीक है, व्यंजन अपने मूल रूप में हल चिन्ह युक्त होते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो हमने आपको पिछली कक्षा में संयुक्त व्यंजन पढ़ाए। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और वो 4 हैं श, त्र, ज्ञ और श्रय। ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। चारों किस किस से मिलके बनते हैं मैं आपको बताता हूं। क धन स, त धन र और जय धन य और स धन र, इनसे मिलकर के ये बनते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर देखते हैं। आ से मिलान किया आम्रम, ए से एण, ग से गदा, मैं से मयूर, ह से हलम। ठीक इसी प्रकार से इला का अर्थ है पृथ्वी, उज्जटम का अर्थ है झोपड़ी, औकह घर, भस्त्रा धौकनी, बटह बरगद, ससकह खरगोश। वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यह वर्ण भाषा की वह इकाई, वर्ण जो है वह भाषा की पहली इकाई है। वर्णमाला क्या है?
तो वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। स्वर किन्हें कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर का उदाहरण है अ, आ, ई, उ आदि। व्यंजन अपने मूल रूप में कैसे होते हैं? तो व्यंजन अपने मूल रूप में हल चिन्ह युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? हल चिन्ह युक्त होते हैं। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो क्ष, त्र, ज्ञ, स, श्रय, ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आगे।